हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों 2025 का सीयूटी का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। आपके बोर्ड्स के भी आपके एग्जाम है। अब आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि सीयूटी की तैयारी कैसे की जाए, कैसे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, ठीक है, JNU। तो ऐसे इन यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है मुझे कि जो जर्नल टेस्ट है, मैं यहाँ पे जर्नल टेस्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे यही पढ़ना चाहिए बच्चों कि पिछली साल सीयूटी का लेवल क्या था, क्या उसका लेवल रहा था, किस लेवल पर उसने क्वेश्चंस को पूछे हुए थे और इस बार का उसका लेवल क्या होने वाला है। ये इस लेवल को समझने के लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें जो पिछले साल क्वेश्चंस सीयूटी ने पूछे हुए थे उससे उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। उन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सीयूटी ने क्वेश्चंस को कराया है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा सीयूटी ने चेंज भी किया है। चेंजमेंट क्या किया है बेटा? चेंज ये किया है कि जीटी में जर्नल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। टोटल आपका पेपर 250 का था। लेकिन अब सीयूटी ने इस बार क्या चेंज कर दिया है कि आपको 50 ही क्वेश्चंस दिए हैं, आपको दिए जाएंगे मतलब आपको, ठीक है, और 50 ही आपको अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो 10 क्वेश्चंस आपको छूट आपको मिल जाती थी कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको अब एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, 50 ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और 50 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है बेटा कि भाई पहले तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैंने उनको छोड़ दिया, लेकिन अब तो 50 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, राइट। तो 50 क्वेश्चंस में आपको 50 ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी है, इतने अच्छे से जीटी की प्रैक्टिस करनी है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन ही आप 50 के 50 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर सकें आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर क्या करना है कि जो ऑप्शन है उनका भी ऑपरेशन करेंगे एक तरह से कि जो और ऑप्शन है उनका आंसर क्या होगा, ठीक है, उनका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर को कह सकते हैं कि कौन सा पास हो जाएगा, वो बनिहाल पास, ठीक है। बनिहाल पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ करता है? ये श्रीनगर को कनेक्ट ये करता है। रोहतांग पास कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा जम्मू विद श्रीनगर को कौन सा पास कनेक्ट करता है? कौन सा है? बनिहाल पास है, बनिहाल पास। अब ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। रोहतांग पास कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। नीति पास कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और ये जो नाथुला पास है ये आपका सिक्किम में। तो इनको बेटा आप नोट करते चलेंगे आप, ठीक है। अब इनके बेस्ड परी पे फिर मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, 10 दिन में आपके ये खत्म हो जाएंगे आपके ये। इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेट में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड जो सीयूटी का पैटर्न रहा है उस पर डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा फिर मैं आपके साथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ अवार्ड्स हैं जो कि 2024 में दिए गए थे। अब देखिए आप थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है कि क्या किया है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सीयूटी पूछ रहा है। ये 2024 के अवार्ड्स हैं। ये 2024 में किस किस को अवार्ड्स मिले हैं। अब यहाँ से रिलेटेड इस बार क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट जब मैं लेकर आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि सीयूटी के पैटर्न को समझो आप। जब आप सीयूटी को पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को आप इजी वे में आप कर सकते हैं। पढ़ना पता चला कि थोड़ा आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, सब आपका उल्टा सीधा आपका हो गया और पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड क्या श्री कौंडिला चिरंजीवी को मिला है? ये कौंडिला चिरंजीवी को मिला है, ये बिल्कुल मिला है ये, ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण अवार्ड क्या एम फातिमा बीवी को मिला है? बिल्कुल मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड क्या सीताराम जिंदल जी को मिला हुआ है? बिल्कुल ये सीताराम जिंदल जी को मिला हुआ है। लेकिन पद्मश्री अवार्ड ये मिथुन जी को नहीं मिला है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण मिला है इनको, पद्म भूषण, पद्म भूषण। अब आपको करना क्या है? आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर वे में और आपको लिखना है। अभी सिर्फ ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, लेकिन यहां से 3 ऑप्शंस आपके और क्लियर हो गए हैं कि 3 ऑप्शंस में आंसर, 3 ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है। 2024 में
मिथुन जी को पद्म भूषण मिला हुआ है। अब देख लीजिए, अब ये समझते कि इंडिया के जो हाईएस्ट ऑनर्स अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड्स है, वो उनकी सीरीज क्या है। सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न, इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है कि इनको भाई पैटर्न में आप लगाइए, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है इंडिया के, वो 4 अवार्ड है, भारत रत्न, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा है, पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण है, फिर कौन सा है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, फिर क्या है इसके बाद, फिर है पद्मश्री, पद्मश्री। तो इसको बेटा आप नोट कर लीजिए कि इसकी सीरीज क्या रहेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ ये फेमस पर्सनालिटी आपको दी गई है, कुछ फिलोसफर हैं, कुछ ये मेडिशियंस हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। कौन किससे रिलेटेड है ये आपको जो है आपको बताना है इसमें कि कौन किससे इसमें रिलेटेड है। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या, इसका आंसर होने वाला है इसका आंसर। देखिए, विशाखा दत्ती जी जो है वो एक फेमस पोएट है, ठीक है। विशाखा दत्ती जी कौन, एक फेमस पोएट है। कार्तिकेय साराभाई किससे रिलेटेड है, तो कार्तिकेय साराभाई जी जो है वो इन्वायरमेंटल है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटलिस्ट है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इससे आंसर निकल रहा है मेरा, क्या इससे आंसर मेरा निकल रहा है, एक बार इसको चेक करेंगे हम, क्या इससे आंसर हमारा आ रहा है, देख लेते एक बार क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चाणक्य जी, तो यहां से चेक करते हैं पहले। विशाखा दत्त यानी कि पहले का आंसर, इट मींस क्या होगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो पहले का आंसर इसमें देखो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आके फर्स्ट का आंसर क्या है, वन है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या, सेकंड है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लास्ट वाला हो नहीं सकता है। अब यहाँ से आपका 50-50 हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखते कि अब थर्ड एंड सेकंड में कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। कार्तिकेय साराभाई जी जो है इन्वायरमेंटलिस्ट है, क्या बी का यहाँ पे क्या है, थर्ड है यहाँ पे बी का फर्स्ट, तो गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चाणक्य जी जो है एक फिजिशियन थे, कि ये फिजिक्स के बड़े ही ज्ञाता थे कि ये, और एक ये मेडिशियन भी थे, ये मेडिशियन, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस जी मैथमेटिशियन है, कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे आप, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं फिर, जनरल टेस्ट चल रहा है, ये मिक्स क्वेश्चन सीयूटी पूछ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज दे रहा है, वो तो क्वेश्चन मिक्स दे रहा है। जब ये क्वेश्चन मिक्स दे रहा है तो मुझे मिक्स के तरह से ही मुझे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 माइनस tan a इंटू 2 प्लस cos a। इसकी आपको जो है आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में L ये है, B ये है और हाइपोटेन्यूस इसका ये है, ठीक है। साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब यानी कि L लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस L अपॉन H हो जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहां से कि आपका L ये है और H आपका ये है, ठीक है। अब यहां से वैल्यू एक बार फाइंड करते हैं। 5 आपका ये हो जाएगा, 4 आपका ये हो जाएगा। बेस आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। H की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बेस आपको फाइंड करना है। 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस आपका B स्क्वायर हो जाएगा। 16 यहाँ पर जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगी, ये 3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो B होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको तीनों साइड्स आपको पता चल गई हैं आपको कि हाइपोटेन्यूस क्या है, लेंथ इसकी क्या है और बेस इसका क्या है। अब आपसे ये क्या कह रहा है बेटा, आपसे ये कह रहा है ये 3 tan a की वैल्यू क्या होगी। तो tan मीन्स क्या होता है, आपको 2 वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन थीटा की एंड आपको कॉस थीटा की। बस यहीं से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा की क्या होती है, L अपॉन H बताया मैंने आपको, ठीक है, L अपॉन H हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, B अपॉन H हो जाएगा, ठीक है, B अपॉन आपका H हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको tan की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ L अपॉन H और B अपॉन H। H से H कैंसिल हो जाएगा तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन B।
ठीक है, L अपॉन बी, लेंथ अपॉन बेस, बेस आपका ये हो जाएगा। अब आप देखिए, आप यहाँ से लेंथ आपकी क्या है 4 है, बेस आपका क्या है 3 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है, इंटू 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो b अपॉन एच होता है, तो b क्या है 3 है और h क्या है आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 3/5 आपका ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 बन जा 3, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 बन जा 3 4 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटू लगाएंगे यहाँ पे 5, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 5, जब 5 आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा तो 5 बन जा 5, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 आपका ये हो जाएगा, 5 बन जा 5 प्लस 3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जो है आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको ये था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड मुझे यहाँ से ये पता चला है कि सीयूटी ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब प्रैक्टिस सेट, जब भी प्रैक्टिस सेट इसको सॉल्व करेंगे आज से 10 से 15 दिन बाद, ठीक है, इन P/Q सीरीज को लगाने के बाद, तो इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। उन क्वेश्चन से होगा ये होगा कि भाई सीयूटी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको इसके अलावा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीयूटी जनरल टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, आपके लिए पर्याप्त है, आपके लिए ये। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। अ मैन कैन रॉ अ बोट 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी है, वो स्टिल मतलब यानी कि शांत जल में कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। अब समझिए जो नदी होती है उसका दो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो नदी में जो बहता हुआ पानी है उस डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है, एक क्या होता है कि बहते हुए पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है। दो कंडीशंस यहाँ पर होती है। अच्छा मान लीजिए कोई ये नदी है कि एक ही नदी है कोई, ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक कोई इसमें बोट है इस तरह की, ठीक है। स्टिल वाटर में अगर देखा जाएगा, अगर यहाँ पे तो बोट की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ से ये कह रहा है कि एक कोई इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट 2 किलोमीटर। अच्छा अब मान लीजिए कि जब वाटर की स्पीड अगर 2 किलोमीटर है, अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, किसकी स्पीड, वाटर की स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, तब क्वेश्चन क्या होगा, कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे। एक तब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि 2 आवर में आपको क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आवर टू अ प्लेस्ड एंड कम बैक। एक व्यक्ति है कुछ डिस्टेंस कवर करता है उस नाव से, ठीक है, और वापस भी आता है, तो टोटल उसको जो टाइम लगता है वो 2 आवर लगता है, टोटल उसको जो टाइम लगता है वो 2 आवर लगता है। मान लीजिए यहाँ से फिर से एक बार रब करते हैं, यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा सा रब करके देखते हैं। ये मैंने आपसे ये कहा कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो कितनी 8 किलोमीटर है। अब ये जो स्टिल वाटर नहीं है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वाटर की स्पीड हो गई है वो 2 किलोमीटर हो गई है पर आवर हो गई है। मान लीजिए वाटर अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है, अगर इसमें बोट जा रही है तो ये तो पानी बह ही रहा है, प्लस एक बोट की स्पीड भी कितनी हो गई है 8 किलोमीटर हो गई है, तो जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो क्या 10 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर। अब यहां से एक बंदे ने स्टार्ट किया बोट को और यहां तक जा रहा, कहीं तक जा रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और फिर उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है वापस ये। अच्छा वाटर की स्पीड तो तब भी सेम होगी। अब बोट क्या है, अभी बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी वाटर की डायरेक्शन में, अब जो है बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वाटर की स्पीड यहाँ पर 2 किलोमीटर है और जो बोट की स्पीड है वो 8 किलोमीटर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अब समझिए कि यहाँ पर और अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि मैंने यहाँ पर दोनों वाटर की स्पीड यहाँ पे निकाल दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। कि अगर जो कोई व्यक्ति अगर पानी की धारा के
जो धारा जिस तरह बह रही है उस दिशा में अगर जा रहा है तो उसकी स्पीड 10 है, अगर उसके अगेंस्ट अपोजिट आ रहा है तो उसकी स्पीड 10 है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा था। अब एस बराबर इसकी स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे क्या करना है, टाइम मुझे दिया है 2 आवर और मुझे डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, स्पीड आपको दी है, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस हो जाएगा। ये डी अपॉन एस हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 2 आवर है, 2 आवर यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस मुझे टोटल फाइंड करनी है, और अगर मैं यहाँ पर एस की बात करूँ, अगर मैं इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 पार्ट में कैसे कि डी अपॉन एस और डी अपॉन एस, इसलिए यहाँ पर लिख लिया मैंने 2 पार्ट में इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पीड यहाँ पर है और दोनों का जो टाइम है वो कितना है, एक डायरेक्शन, एक तो ये है कि भाई डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये, एक तो डिस्टेंस को कवर कर रहा है जाते टाइम, एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है आते टाइम, और दोनों में टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी अपॉन एस, एस की स्पीड क्या यहाँ पे 10 किलोमीटर है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जब अपोजिट डायरेक्शन में जब वो वापस आ रहा है तब इसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकालूं, अगर मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालूं, एक बार क्या करेंगे, एक रफ पेज देख लेते हैं। चलिए एक रफ पेज देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 आवर एक्स्ट्रा टाइम टोटल टाइम था, डी अपॉन कितना था 10 किलोमीटर पर आवर प्लस डी अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर किया है जाते टाइम, और ये वो स्पीड है जिस डिस्टेंस को उसने कवर किया है आते टाइम। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है। एलसीएम अगर मैं यहाँ से फाइंड करूंगा तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 3 से 30 होता है और 3 डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 6 5 से 30 होता है और 5 इंटू डी कितना हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 आवर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 आवर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8d। डिस्टेंस ही मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 8। 8 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका ये 30 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, आपका ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 7.5 आपका ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी। टोटल जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, 7.5 डिस्टेंस आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 7.5 डिस्टेंस है टोटल। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा, यही तो पूछा गया था हमारे से। ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो 7.5 क्या हो जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस है 7.5 जो है टोटल डिस्टेंस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, 1960 के बाद कितने स्टेट फाउंड हुए हैं, कितने स्टेट एक तरह से स्टैब्लिश हुए हैं, उनको आपको एक सीरीज में आपको लगाना है। ठीक है, उनको आपको सीरीज में आपको लगाना है। तो अगर मैं नागालैंड की बात करूं यहाँ पे, तो 1 दिसंबर 1963 को ये फाउंड हुआ था। ठीक है, नागालैंड कब फाउंड हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, हरियाणा की बात करूं यहाँ पे तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को फाउंड हुआ था ये। ठीक है, अगर इसके बाद फिर मैं गोवा की बात करूं यहाँ पे, तो गोवा 30 मई 1987 को फाउंड हुआ था यहाँ पे, ये 30 मई 1987 को ये फाउंड हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे बात करता हूँ मैं सिक्किम की यहाँ पे बात करता हूँ तो 16 मई 1975 को ये एस्टैब्लिश हुआ था, 16 मई 1975 को एस्टैब्लिश ये हुआ था। अच्छा, अब मुझे पता बेटा यहाँ से ये चला कि जो क्वेश्चंस है एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि जो स्टेट फॉर्म किए गए हैं या स्टेट को एस्टैब्लिश किया गया है एक तरह से, तो इनका सीरीज़ क्या होगी। तो यहाँ से मुझे ये पता चला गया कि नेक्स्ट जो 2025 का जीटी का पेपर होगा उसमें इस तरह से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकता है, इससे टफ लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ को प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उनको लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से मुझे ये पता ये चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है। अब सीरीज़ क्या होगी, 1 दिसंबर 1963 को सबसे पहले ये हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर, अब देखो आप किस ऑप्शन में सी सबसे पहले है, तो इसमें तो सी सबसे पहले नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो सी किस में है, सी आपका इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, फिर देखो अब 1 नवंबर 1966 ऑप्शन नंबर 1 किस में, ऑप्शन नंबर सी के बाद 1 आपका इसमें है, ए आपका इसमें है, तो
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, फिर आएगा आपका गोवा आ जाएगा 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Out of the given option, which scheme's objective is to conduct an annual survey at the ग्राम पंचायत? देखिए ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है और इस बार तो ये आएगा नहीं है, समझना ना। मेरा मतलब ये है कि जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि लाडली बहन स्कीम कहाँ की है, सोलर एनर्जी वाला जो अभी सोलर एनर्जी स्कीम चली है वो कहाँ पर अप्लाई की गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड बन रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सी स्कीम है वो? मिशन अंत्योदय 2022 और 2023। अब आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी है, 1 साल की करंट अफेयर्स आपको पूरी पढ़नी है। और पढ़ाएगा कौन? मैं ही आपको पढ़ाऊंगा ये आपको ये। चलिए क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड? ठीक है, क्वाड का फुल फॉर्म क्या है ये आपको रखना है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, डायलॉग आपको इसका फॉर्म आपको इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो क्वाड के मेंबर कौन नहीं है? चाइना नहीं है। ठीक है, चाइना नहीं है। कौन कौन मेंबर है? यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है भाई कहीं नहीं है। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। और यही ऑप्शन क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? तो जापान में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, जिस टाइम पर जिस ड्यूरेशन में मीटिंग्स होती हैं, वही इसका एक तरह से हेडक्वार्टर हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर पर्टिकुलर कहीं नहीं। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर 9 की बात करता हूँ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड इंडियन रेलवे इन 2023? तो कौन है वो? जया वर्मा सिन्हा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए कि म्यांमार की करेंसी कौन सी है, रूस की करेंसी कौन सी है, भूटान की करेंसी कौन है, मलेशिया की करेंसी कौन सी है। अब ऐसा तो नहीं कि सेम क्वेश्चन नहीं है यही आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि इतनी सारी कंट्री हैं तो इन कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनना है, यानी कि करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनना है। अब ये कंट्री तो आएगी नहीं और कोई कंट्री आएगी, तो प्रैक्टिस सेट में यही सब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, कौन कौन सी कंट्रीज नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रूस की यहाँ पे बात करूं तो रबल यहाँ की कंट्री है। म्यांमार की अगर यहाँ पे बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ का आंसर हो जाएगा म्यांमार का आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये जो कंट्री है ये भूटान की करेंसी कौन सी है? भूटान की करेंसी है ये। ठीक है, भूटान की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 नेगुल ट्रम करके कुछ है। अब देखते हैं यहाँ पे कि डी का आंसर सेकंड किस में है? डी का आंसर सेकंड इसमें है और इसमें, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए ये। फिर आप देखिए कि बी का आंसर फर्स्ट किस में है? इन्हीं दो को चेक करना है मुझे। बी का आंसर इसमें भी फर्स्ट है और बी का आंसर इसमें भी फर्स्ट है। अब आप देखिए कि मलेशिया की करेंसी कौन सी होगी? तो क्या मलेशिया की करेंसी यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे रिंगिट हो जाएगी क्या मलेशिया की करेंसी? अब सी का आंसर कौन सा जाएगा? 4th इसमें है। ठीक है, और म्यांमार की जो करेंसी है वो कयात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये एक ब्रिज है, कौन सा? झूला घाट सस्पेंशन एक ब्रिज है, कहां पर है ये? तो इंडिया एंड नेपाल में है ये। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल की बॉर्डर पे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। ड्यू टू द ओशन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशन बिकम मोर एसिडिक, व्हाट हैपेंस? द पीएच लेवल ऑफ द ओशन। तो पीएच लेवल क्या होता है? डाउन होता है, गोज टू डाउन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया? तो किसको मिला था ये फर्स्ट पैरा एथलीट? कौन है? पद्म भूषण किसको मिला था? देवेंद्र झांझरिया को। अब पद्म भूषण अवार्ड कितने नंबर का अवार्ड है ये आपको बताना है, ये आपको बताने, क्योंकि मैंने अभी आपको सीरीज बताई कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। ठीक है, भारत रत्न, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि कौन से नंबर का ये अवार्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, जैमू ग्लेशियर कहां पर है? जैमू ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है? तो जैमू ग्लेशियर कहां पर है? सिक्किम में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैमू ग्लेशियर कहां पर है? तो जैमू ग्लेशियर सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे ये?
15 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग चाइल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो माइकल बैकलेट ये जो है चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अब यहाँ से मुझे ये भी पता चला कि जो कंट्रीज़ हैं यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद करना है, आपको समझना है। यहाँ से मुझे लेवल पता चल रहा है कि सीयूटी का लेवल क्या है। अगर आप इस वे में अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप जीटी का एग्जाम आप इजीली आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप पैटर्न को समझिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है एग्जाम का। उग्राम एक इंडिजीनियस ऑस्लोट एक राइफल आर्म्ड फोर्स राइफल एक ये क्या है कि डेवलप एक ये क्या है राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है कि ये। तो किसने इसको जो है लॉन्च किया है, इसने डीआरडी ने उसको लॉन्च किया है, ठीक है। डीआरडी को हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में डीआरडी का हेडक्वार्टर। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following substance इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गोल्ड भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर भी, ग्रेफाइट भी, जो कि पेंसिल में अगर आप पेंसिल को अगर आप लगाएंगे किसमें, किसी करंट वाली जगह में, प्लग में आप उसको छूना करंट लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो डायमंड है ये सबसे बैड कंडक्टर है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो क्वाशिरकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा गोइट्री जो है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आर्थराइट्स ये जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये भी पता चला कि भाई बायो से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो स्कर्वी है ये किससे होता है, स्कर्वी, मायोपिया किस रिलेटेड है डिजीज, मायोपिया। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे पढ़ना है टेस्ट प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे। अभी यहाँ से उन क्वेश्चन को समझेंगे कि इसका लेवल क्या है। बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि जीटी में पूछा क्या जाना है आखिर। पढ़ने को तो आप कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये कुछ नेवी के कुछ इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है इनको मुझे समझना है। INS चिल्का है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में INS चिल्का। INS गरुड़ा कहाँ पर है, कोच्चि केरला में। कहाँ पर है ये, कोच्चि केरला में है ये। इसके बाद INS हंसा कहाँ पर है, ये गोवा में है INS हंसा। और INS सातवाहना कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे INS चिल्का यानी कि पहले का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। इसमें भी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट INS गरुड़ा देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। तो डी में आप देखिए, इनको तो मुझे देखना ही नहीं है, डी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल इसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 30 मिनट निकल चुका है और अभी आपको और रुकना है। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं। मेरा टारगेट है कि पूरी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराया जाए, ठीक है। DRDO की यहाँ पे बात करते यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आ गया है। ये सक्सेसफुली एक फ्लाइट यहाँ पर टेस्ट की है, अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। उसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIRV। तो MIRV का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। Which Indian has won the Raman Magsaysay Award 2023। तो किसने जीता था ये, डॉक्टर रवि कैनन आर जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 22, Who has been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission of India। तो 16 फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो फाइनेंस कमीशन है किस आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर आपसे क्या पूछा है, 16th आपसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन कौन है। तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी हैं, आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 280 में आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो यहाँ से मुझे अब ये भी समझ आया कि जो CUET है वो टेम्पल से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। भीतरगांव टेम्पल कहाँ पर है, महालक्ष्मी टेम्पल कहाँ पर है, अम्बुबाची टेम्पल, अम्बुबाची एक फेस्टिवल होता है, ये तो कहाँ पर होता है, आसाम में होता है। तो कामाख्या देवी का टेम्पल कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चंस मेरे यहाँ से क्वेश्चन इनसे भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टेम्पल्स किसको डेडिकेट है, किस गॉड को डेडिकेट है, किस लॉर्ड को डेडिकेट है। तो ये क्वेश्चंस भी CUET पूछ रहा है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। किससे रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु को है, विष्णु जी से रिलेटेड है ये, ठीक है। लॉर्ड विष्णु जी से रिलेटेड है। एक बात आपको और याद रखना है कि साउथ में जितने भी टेम्पल है या तो शिवा जी से, वो शिवा लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है या वो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में आपको जो रिलेटेड है वो कृष्णा जी से रिलेटेड है,
ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो मोस्टली जो टेम्पल है वो शंकर जी से रिलेटेड, चाहे काशी विश्वनाथ जी देख लीजिए आप, ठीक है, महाकाल टेम्पल देख लीजिए आप, तो ये शंकर जी से रिलेटेड है ये। इलेक्शन कमीशन किसमें, आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 280 किसको है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 26 क्या है, अच्छा आर्टिकल 264 क्या है, आर्टिकल 264 फाइनेंस कमीशन के अंडर में ही है, अंडर में ही ये जो है आता है ये, ठीक है, इसके ही अंडर में आता है, फाइनेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंडर फाइनेंस कमीशन। अच्छा आर्टिकल 26 है ये, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको स्वतंत्रता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, आप कोई भी आप अपने धर्म का रिलेटेड आप अपना स्थान बना सकते हैं, ठीक है, या टेम्पल बना सकते हैं, आर्टिकल 26 कहता है ये, ठीक है। और आपको ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, ये आपको ऑप्शन में आपको बताना है। चलिए बात करते हैं 25 जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बारे में ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट ये भाई जो कहाँ पर है ये, ठीक है। तो तुरा देखेंगे, तुरा कहाँ पर है, मेघालय में। तुरा कहाँ का है, ये मेघालय का हैंडीक्राफ्ट है ये, ठीक है। इसके बाद जो मून है ये नागालैंड का है, ये मून कहाँ का हो जाएगा, मून हो जाएगा नागालैंड का, तुरा हो जाएगा मेघालय का, ठीक है। नलबारी कहाँ का हो जाएगा, नलबारी हो जाएगा आपका ये आसाम का। अब देख लीजिए यहाँ से मैच हम कर सकते हैं मून, यानी कि फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ देखो इसमें है और इसमें है, ठीक है। सेकंड गलत हो जाएगा एंड फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। तुरा देख लीजिए आप, तुरा कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं बात करूँ, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें है और थर्ड इसमें नहीं है। तो यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर जो है बन इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है, आपको तुरा कहाँ का है, मेघालय का है, मून कहाँ का है, हैंडीक्राफ्ट है ये, हाथ से बनाए हुए कुछ क्राफ्ट्स होते हैं ये, तो कहाँ का है ये, मून नागालैंड का है। नलबारी कहाँ का है, आसाम का है। पासीघाट कहाँ का है ये, तो पासीघाट कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का, सॉरी पासीघाट कहाँ का हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये आसाम में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड आपको ये भी बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको बेटा आपको कमेंट में जल्दी से आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। अब यहाँ से मुझे ये समझ आया कि इंडिया में जितनी भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और भी बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क। पूछ मैं आपसे इसलिए रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप सर्च करेंगे, आप या तो आपको पता होगा या तो आपको पता नहीं है, तो आप सर्च करेंगे, आप थोड़ी से तो याद होता है, 3-4 आप इनको नेशनल पार्क को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप याद करेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे डेली 3-4-5 याद करते चलेंगे तो क्या होगा कि मेरे माइंड में बस जाएगा ये। अब एक साथ अगर आप 20 को याद करेंगे आपको याद नहीं होगा, डेली के आप 3-4 को आप याद करिए आप। चलिए इसलिए मैं अब यही करूंगा कि डेली आपको कम से कम 5 से 6 आर्टिकल्स आपको याद कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन इसमें है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उससे मैं बनाऊंगा, ठीक है। इंडिया का पहले 3D पेंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना है ये, कहाँ पर बना है ये, तो ये हुआ है बैंगलोर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आपको आंसर में बताना है कि 3D इंडिया का फर्स्ट 3D टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। एंड फर्स्ट 3D मस्जिद यानी कि मॉस्क्यू कहाँ पर है वर्ल्ड की, ये आपको 2 आंसर आपको बताना है, ठीक है। मॉस्क्यू कहाँ पर है, 3D मॉस्क्यू कहाँ पर बनी है फर्स्ट अभी, और इंडिया और वर्ल्ड का 3D फर्स्ट टेम्पल कहाँ पर बना है अभी, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। 3D टेम्पल आपको बता दे रहा हूँ तेलंगाना में बना है, ठीक है। अब तेलंगाना के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग अब इतना तो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चंस
अच्छा, अब आ गया ये रीजनिंग वाला सेक्शन। तो रीजनिंग वाले के सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्ट देखो आपको ये दिया है, एक पार्ट आपको ये दिया है, एक आपको ये दिया गया है, एक आपको ये दिया गया है, एंड ये आपसे पूछा है। अब थोड़ा सा इसमें और समझेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या समझेंगे कि यहाँ पे देखो 3 लेटर्स, 3 यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर कितने हो गए हैं भाई, यहाँ पर 4 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर 3 3 5 हो गए हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए समझते हैं। ए के बाद भाई देखो बी आता है, ठीक है, बी के बाद सी डी और ई। अब डिफरेंस देखिए, एक बार मैं क्या करता हूँ कि इन टर्म्स को लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, ए को लिखा यहाँ पे, बी को लिखा यहाँ पे, ई को लिखा यहाँ पे, और जे को लिखा यहाँ पे। ए और बी में डिफरेंस कितने का, 1 का है। बी और ई में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, तो 2 का है, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, और डी के बाद ई आएगा, तो 3 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, बी 2 पर आता है और ए ई जो है 5 पर आएगा, तो कितने का डिफरेंस है, वो 3 का डिफरेंस है। अच्छा, 5 के बाद यहाँ डिफरेंस में देखूंगा तो 5 का डिफरेंस यहाँ पर है, क्योंकि जे की पोजीशन क्या होती है, 10 होती है। अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पर जो ऐड किया है 2 को छोड़कर ऐड किया है, 1 के बाद 2 को ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 बना है यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पर भी 2 को ऐड किया है, तो 5 में भी 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब जब 7 इसमें ऐड करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, ये 17, और 17 पर क्या आ जाएगा आपका क्यू। अब यहाँ से मुझे ये तो क्लियर हो गया है कि जो पहला टर्म होगा मेरा वो क्या होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू देखिए सभी में है यहाँ पर क्यू नहीं है, बस यहाँ पर भी क्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब यहाँ से आपका 50-50 हो चुका है, कन्फ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, क्या किया है, ए है, ए के बाद जो बी यहाँ से स्टार्ट किया है, बी के बाद ई, और ई के बाद जे। पहले में 1 का गैप है, 1 के बाद फिर यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस यहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे। आप ऑड नंबर भी समझते हैं, एक ये ऑड नंबर की सीरीज लग रही है यहाँ पे, 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर की एक सीरीज ये चल रही है। फिर क्या करिए आप, अब देखिए आप नंबर्स को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 25 हो जाएगा, फिर आपका 100 हो जाएगा। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, और ये कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। तो बेटा अब यहाँ पर क्या आ सकता है, अब मैं यहाँ से ये समझता हूँ, मैं यहाँ से ये समझता हूँ कि यहाँ पर लॉजिक इन्होंने लगाया क्या है, यहाँ पे लॉजिक इन्होंने यहाँ पर कैसा लॉजिक, किस लॉजिक को यहाँ पर ये फॉलो यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो मैंने देखा यहाँ से 1 में इन्होंने 1 को ऐड किया तभी तो 2 बनाई है, 2 में इन्होंने क्या किया, 3 को ऐड किया तभी तो 5 बनाई है, और 3 में इन्होंने फिर से 5 में इन्होंने फिर से 5 को ऐड किया है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर से ऑड सीरीज लग गई यहाँ पे, 1 3 5, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा यहाँ पे, और जब 7 इसमें ऐड होगा तो 17 हो जाएगा। उस 17 का स्क्वायर क्या होता है, इट मीन्स 17 × 17 क्या 289 होता है। ठीक है, देखिए क्या 289 इसमें है, 289 इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, 289 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल इसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत प्यार से समझिए आप। अगर आपको नहीं आया समझ में, थोड़ा सा पीछे आप जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन को जो है किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से कि ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, ये क्या कह रही है, नेगी लिखा है कि ये पे MVTR लिखा है, फिर इसमें आपको साइन से आपको सिंग से आपको क्या यहाँ पर आ सकता है ये आपको बताना है। चलिए इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। इसकी जो पोजीशन होती है 14 होती है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है वो 5 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 13 हो जाएगी, इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 22, यू कितने पर आता है 21 पर, भी कितने पर आएगा आपका 22 पर, ये आएगा आपका 20 पर, और ये आएगा आपका R 18 पर। अब मैंने यहाँ से ये देखा कि n में यहाँ पर क्या किया है, n में यहाँ पे क्या किया है, एक माइनस किया है। ठीक है, n में एक माइनस किया है यहाँ पे, तो एक ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये n नहीं माइनस नहीं किया यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपोजिट किया है। समझिए आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे समझिए कि एक अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है जिसमें A B C D यहाँ से लेके Z तक टर्म होते हैं। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से, ये 3 से। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग, ये अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये Z तक है X Y Z, ये अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर क्लास होगी, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है समझने की कोशिश करेंगे, जब इसका टॉपिक लाएंगे तब समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो उसको सब समझ लेंगे। ये लेफ्ट साइड से मैंने इसको काउंट किया।
अब मैं राइट साइड से अगर लिखता हूँ, यहाँ से राइट साइड से अगर मैं लिखता हूँ तो आपका जेड यहाँ पर आएगा, ठीक है, बाई यहाँ पर आएगा, एक्स यहाँ पर आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होगा, सी बी ए होगा, आपका ये सी बी ए होगा। अब कहने का मतलब मेरा क्या है कि ए के अपोजिट में क्या है, जेड है, जेड के अपोजिट में क्या है, ए है, एक्स के अपोजिट में क्या है, सी है। उसी प्रकार से अब आप समझिए कि इसकी पोजीशन क्या है, बन है, और इसकी पोजीशन क्या होती है, 26 होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी लेटर को लिख लीजिए आप, एम के सामने एन आएगा, ठीक है, एम के सामने एन आएगा, यहाँ पे ओ के सामने ओ 15 पे रहता है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, एल आएगा, इसके सामने आई जे के एल हो जाएगा इसके सामने। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो 15 पर ही आएगा, 12 पर ही आएगा। अगर मैं क्या करता हूं कि किसी भी लेटर को मैं लेफ्ट और प्लस राइट की पोजीशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो 27 होता है, 27 ही होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन लेटर्स के अपोजिट पोजीशन को यहाँ पे लिखा है। तो एन का अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट वी होता है, वी आता है आपका 22 पर, और ई की पोजीशन कितनी होती है, 5, टोटल आपका 27 आपका ये हो जाएगा। जी को यहाँ पर टी लिखा गया है, यहाँ पर अपोजिट आई को यहाँ पर आर लिखा गया है। तो एस की जो पोजीशन है, अब यहाँ समझते हैं, एस है, आई है, एन है और जी है। एस कितने पर आता है, 19 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर, एस कितने पर आता है, 14 पर, जी कितने पर आएगा, 7 पर। अब आपको इसको क्या बनाना है, 27 है, इसको बनाना है 27। तो कितना इसमें ऐड किया जाए, इसमें अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो 27 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो 27 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 30 ऐड करता हूँ तो 27 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 28 करता हूँ तो ये 27 ये हो जाएगा। अच्छा, अब इन अल्फाबेटिक लेटर्स को आप काउंट कीजिए कि 8 पर क्या आएगा, 18 पर क्या आएगा, 13 पर क्या आएगा और 20 पर क्या आएगा। अगर मैं काउंट करता हूं तो A 1 पर आया, B 2 पर आया, C 3 पर आया, इसी प्रकार से जो 8 है यहाँ पर H हो जाएगा, 18 पर यहाँ पर आपका R आ जाएगा, 13 पर आपका यहाँ पर M हो जाएगा, ठीक है, और 20 पर आपका यहाँ पर T हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा HRMT। HRMT किस में है, HRMT ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन में 4 मुझे करेक्ट बिल्कुल आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये कोडिंग टू कोडिंग का था, और इसके लिए आपको अल्फाबेट रीजनिंग आपको समझनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा आपको कोई समझा नहीं सकता है। ये शॉर्ट में था, वीडियो लॉन्ग हो रही है, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रही है। अभी सिर्फ 30 ही क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन अभी और हैं, इसलिए इसकी एक सेपरेट क्लास लेकर आऊँगा। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसकी सेपरेट क्लास लेकर आऊँगा मैं। चलिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी जब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड की रू और पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नोबडी लाइक क्रूल। ठीक है, फिर यहां पर क्या रहा है, ये की मी चा, ये कोड दिया है बेटा, आपको कोड दिया है, मैं आपको समझाता हूं क्या अभी। तो इट मींस क्या है यहाँ पे, किंग बॉज क्रूल, ठीक है। फिर यहां पर क्या रहा है, रू पी चा, इट मींस क्या है यहाँ पे, नोबडी लाइक किंग। अब आप इसमें ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो तीनों यहाँ पे कंडीशंस में, यहाँ पे तीनों ओकेशंस में या तीनों पॉइंट्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है। जो कॉमन है वही कोड है यहाँ पे समझ रहा ना, दो जो कॉमन है वही कोड है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे कंपेयर किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ पे देखो पी इसमें है, क्या पी इसमें है, नहीं है। की इसमें है, तो क्या की इसमें है भाई इसमें की। तो आप देखो कि यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखो भाई क्रूल कॉमन है, इसमें भी क्रूल कॉमन है, और इसमें देखा तो मैंने की कॉमन है तो की कॉमन है। तो मुझे ये समझ आया कि की मींस क्या होगा, यहाँ पे की का जो कोड है वो क्या है, क्रूल है यहाँ पे, ठीक है, क्रूल है यहाँ पे, की का जो कोड है वो क्रूल है यहाँ से, ये ऐसे फाउंड होगा। ये ऐसा नहीं है कि की जगह नोबडी होगा, की जगह यहाँ पे किंग होगा, ऐसा नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा, जो कॉमन होगा वही आपका कोड होगा आपका, ठीक है, वही आपका कोड होगा। फिर मैंने देखा कि सेकंड में और थर्ड में क्या कॉमन है, तो चा इसमें कॉमन है, चा इसमें कॉमन है, ठीक है। तो चा मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे चा मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखो आप, किंग और किंग, तो चा मीन्स क्या हो जाएगा कि किंग हो जाएगा आपका, किंग हो जाएगा, ठीक है। तीन टर्म मुझे, दो टर्म सॉरी मुझे अभी यहाँ से पता चल गया। अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, तो रू इसमें है और रू इसमें भी है, पी इसमें है और पी इसमें भी है। क्या दोनों में यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे तो नोबडी कॉमन है और लाइक कॉमन है। अब यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि
रू मीन्स नोबडी है, रू मीन्स लाइक है, दोनों यहाँ पर सेम टर्म में यहाँ पर कॉमन है। तो मैं यहाँ से परफेक्ट वे में ये नहीं कह सकता हूँ कि रू मीन्स यहाँ पर नोबडी है या रू मीन्स यहाँ पर लाइक है यहाँ पे, ठीक है, नहीं कह सकता हूँ। आपसे पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द कोड बॉज द गिवन लैंग्वेज, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर द बॉज। अच्छा, बॉज का कोड क्या है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो बॉज देखिए आप इसमें है, बॉज जब इसमें है तो किंग, मैं देखता हूँ यहाँ पे बॉज जब इसमें है तो की मीन्स क्या था यहाँ पे, की मीन्स यहाँ पर क्रूल था यहाँ पे, तो क्रूल तो आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मुझे बॉज का कोड मुझे पता करना है। फिर चा मीन्स मैंने यहाँ पे देखा तो चा मीन्स यहाँ पर किंग है, तो चा मीन्स यहाँ पर किंग है, तो किंग भी कैंसिल हो जाएगा। अब बॉज मीन्स यहाँ पर ओनली क्या बचा है, तो बॉज मीन्स यहाँ पर मी बचा है। तो आपसे क्या पूछा है, बॉज का कोड पूछा है, तो बॉज का कोड आपका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का ही किए पार्ट आपका एक ही है, ठीक है। 4 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस बनते हैं, लेटर्स कोडिंग, डायरेक्ट लेटर्स कोडिंग, और इस तरह से आपके मिसलेनियस में भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए इतना समझते हैं, इसके बाद जब प्रॉपर क्लास आएगी तब उसमें समझेंगे, ये प्रैक्टिस सेट है बस ये। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, अब आ गया भाई ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब नहीं है तो ऐसे ही समझेंगे बस, क्या है भाई, ये कह रहा है आपसे 3 जनरेशन, 3 पॉइंट समझ लीजिए आप सबसे पहले, बस आप उसी के बेस्ड पर आपका क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। एक तो जो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन होता है, मैं अगर यहाँ पर रिलेशन की यहाँ पे बात करूँ आपसे, रिलेशन 2 लोगों से रिलेशन जो है मिलकर बनती है। एक तो होता है मैटरनल रिलेशन होता है एक तो, ठीक है, एक होता है पैटर्नल रिलेशन, ठीक है, क्योंकि मामा के लड़का किस में आएगा, मैटरनल रिलेशन में आएगा, चाचा का लड़का किस में आएगा, पैटर्नल रिलेशन में आएंगे आपके। वो मैंने कहा आपसे बुआ जी का लड़का आपकी, ठीक है, आपकी फुप्पी का लड़का, आपकी सिस्टर, सॉरी देखा जाए यहाँ पे बुआ का लड़का आप तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे, आंट, बुआ जी को क्या कहेंगे, आंटी जी कहेंगे, ठीक है। तो बुआ का लड़का आपका पैटर्नल रिलेशन में आएगा ये, क्योंकि वो आपकी फादर की बहन है आपकी, वो आपके चाचा का लड़का आपके पापा का, आपके फादर का, आपका बेटे का आपका लड़का है। मैटरनल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैटरनल में मामा का लड़का, मौसी का लड़का, तो ये सारे रिलेशंस इसमें यहाँ पे बनेंगे। तो मान लीजिए आप है यहाँ पे, मैंने आपको आप कर दिया, आप अगर यहाँ पर है तो आपके रिलेशन 2 प्रकार से रिलेशन बनेंगे, 2 तरफ से रिलेशन बनते हैं, एक तो माँ की तरफ से, एक पिता की तरफ से। इतना आपको क्लियर आपको होना चाहिए। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पे जनरेशन की, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक जनरेशन होती है हमारी सेम जनरेशन, जिस जनरेशन में आप हैं, जिस जनरेशन में आपके चाचा का लड़का है, आपकी बुआ का लड़का है, आपकी मामी का लड़का है, आपके मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, मौसी की सिस्टर है, ये आपकी सेम जनरेशन चल रही है आपकी है। अब समझिए आप यहाँ से, मैं कहता हूँ आपकी लोअर जनरेशन, आपका बेटा, आपका सन, यहाँ पर मेल को प्लस से डोनेट करेंगे एंड फीमेल को यहाँ पे माइनस से। फीमेल को कैसे डोनेट करेंगे, यहाँ पे माइनस से डोनेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो आपकी लोअर जनरेशन हो जाएगी और एक आपकी कौन सी जनरेशन हो जाएगी, एक आपकी अपर जनरेशन हो जाएगी। अपर जनरेशन में कौन आएंगे, आपके फादर, आपके फादर, अब आपके फादर, आपकी मदर, ये तो सेम जनरेशन में है ना, आपके अंकल, आपके मामा जी, मामा, अच्छा आपके दादा भी फादर से भी ऊपर है तो वो आपके ग्रैंड फादर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आपके बेटे का बेटा यहाँ पर हो जाएगा, आपके बेटे का बेटा यहाँ हो जाएगा। तो ये जनरेशन का एक सीक्वेंस है, ये जनरेशन का एक सीक्वेंस है। अब ये प्रॉपर वे में जब इसकी क्लास होगी, ठीक है, ब्लड रिलेशन की, उसमें आप समझ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द रीड द, आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। आपसे कह रहा है कि P% Q मीन्स है, Q मीन्स क्या है, दैट P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P इज अ सिस्टर ऑफ Q, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स A इज द सन इन लॉ ऑफ G। आपको इसमें ये बताना है कि A इज सन इन लॉ ऑफ G, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है यहाँ पे A इंटू U प्लस S इंटू G। देखिए इसको आपको करनी पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन आपको समझ में आपको आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि A इंटू मीन्स क्या है यहाँ पे, तो P इंटू Q मीन्स यहाँ पर क्या है कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A इज द हस्बैंड ऑफ U। अच्छा जब A U का हस्बैंड है तो U जो होगी वो वाइफ होगी, किसकी वाइफ होगी, A की वाइफ होगी, क्लियर।
फिर कह रहा है आपसे कि U और S में प्लस का रिलेशन है। अब प्लस का समझ लेता हूं मैं यहाँ से, तो P प्लस Q मीन्स है, Q मीन्स क्या है यहाँ पे, दैट इज P इज सन ऑफ Q। जो P है, जो U है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ से, P प्लस Q मीन्स क्या है, P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, तो U इज द सन ऑफ S। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो U है वो सन है, किसका है, S का सन है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझना मेरी, कि पहली कंडीशन में क्या था कि A इंटू यू, अब A मीन्स यहाँ पर क्या था, कि A मीन्स यहाँ पर क्या था कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q। जो A है वो हस्बैंड है किसका, Q का है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर तो ये तो माइनस था, क्योंकि एक आदमी का आदमी थोड़ी ना हस्बैंड हो सकता है। हस्बैंड कौन होगा यहाँ पे, ये हस्बैंड जो होगा वो एक औरत का ही तो हस्बैंड होगा, एक लेडी का ही हस्बैंड होगा। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सन बता दिया गया है, तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लग सकती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत हो गया आपका। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड की यहाँ पे बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर है A माइनस एस प्लस यू इंटू जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं, तो P माइनस क्यू मीन्स क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो मैं समझ गया हूं कि A इज द ब्रदर ऑफ S, ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, फिर कहता है आपसे ये S और U में रिलेशन क्या है, तो S और U में रिलेशन देखता हूँ। P प्लस Q मीन्स क्या है, P इज द सन ऑफ Q। तो मैं कह सकता हूँ कि P जो S जो है वो सन है, किसका है, U का सन है, वो U का सन है। तो बिल्कुल वेरी गुड, हो सकता है U का सन है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, U का सन है, U का सन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्लियर हो गया कि दोनों ये भाई हैं। पहली कंडीशन में ये पता चल रहा था कि ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ये भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, लेकिन यहां से ये क्लियर हो चुका है कि ये भी लड़का है, क्योंकि U का ये सन है। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, अजान हो रही जरा, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, जब तक आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी। आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आना चाहिए। आया किसी का आंसर, बताइए बेटा, इसका आंसर बताइए। जिसका भी आंसर आ जाए वो बता सकता है, मतलब कमेंट में भी लिख सकता है वो, ठीक है। हेलो एवरीवन, एक्चुअली नमाज हो रही थी
अजान हो रही थी और अजान के टाइम पर बोला नहीं जाता इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोगों का रमज़ान का जो मंथ है हम लोगों का एक ये स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का रमज़ान का, जिसमें हम लोग इबादत करते हैं। अल्लाह की जो हम लोग गुनाह हम लोगों ने किए उनके लिए माफ़ी मांगते हैं कि और सही डायरेक्शन में चलने की उनसे दुआ करते हैं और हमारा देश और हमारे सारे लोग एक मिलजुल कर रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया कि a माइनस एस इंटू a माइनस एस और s प्लस यू। ठीक है, तो u का सन कौन हो जाएगा, s हो जाएगा u का सन। फिर आपसे कह रहा है कि u और g में इंटू वाला रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, p इज हस्बैंड ऑफ q। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि u इज हस्बैंड ऑफ g। अब यू हस्बैंड है किसका, जी का, तो ये रिलेशन एक परफेक्ट रिलेशन बन चुका है। लेकिन क्या इसको ये फॉलो कर रहा है, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बात है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बात है। यहाँ पे ए इज सन इन लॉ ऑफ ए इज सन इन लॉ ऑफ जी। देखिए सन इन लॉ ऑफ जी क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, ए इज सन इन लॉ ऑफ जी नहीं हो सकता यहाँ पे, ये तो दोनों बेटे बेटे हुए हैं ना इनके, ये तो दोनों बेटे बेटे हुए हैं यहाँ पे, तो ये तो कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन मतलब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है यहाँ पे ये। अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको रफ करते हैं। देखिए सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आएगा, और ये सॉल्व तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, तभी आपका ये सॉल्व होगा आपका ये। ठीक है, a प्लस एस परसेंट इंटू जी। ठीक है, a प्लस एस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि a मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, p इज द सन ऑफ q, a इज द सन ऑफ s। s का सन कौन हो गया यहाँ पे, ये a इज द सन ऑफ s। ठीक है, सन ऑफ s ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अभी s का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर परसेंट है यहाँ पे भाई, परसेंट जब यहाँ पर है तो परसेंट वाले देखते हैं कि p क्या है यहाँ पे, p इज द सिस्टर ऑफ q, तो s इज द सिस्टर ऑफ q, s जो है वो सिस्टर है, q की सिस्टर है ये। अब समझिए q यहाँ पर s का भाई भी हो सकता है और q यहाँ पर s की बहन भी हो सकती है, लेकिन ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी q नहीं है यहाँ पे, u होगा ये, u है u। फिर u और g में इंटू वाला रिलेशन है, यहाँ पे इंटू वाला रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि p इज द हस्बैंड ऑफ q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि u इज द हस्बैंड ऑफ g, u जो है हस्बैंड है g का। अब g वाइफ होगी किसकी, इसकी वाइफ होगी, u की वाइफ कौन है, g है, और u की सिस्टर कौन है, s है। ठीक है, अब क्या g का यहाँ पर सन इन लॉ वाला रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, एक बार देख सकते हैं क्या इसका सन इन लॉ वाला रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सन इन लॉ वाला यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि इसका इन दोनों का जो सन होगा वो सन ही होगा, लेकिन ये इसकी नंद कह सकते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड की जो सिस्टर होती है वो हस्बैंड की वाइफ की नंद ही तो यहाँ पर होती है ना, तो उनका बेटा सन इन लॉ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, चारों क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जब ब्लड रिलेशन को मैं कंप्लीट कराऊंगा जब मैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को क्या है, संडे है। ठीक है, व्हाट इज द वीक ऑफ द 16 मार्च ऑफ द सेम ईयर। 16 मार्च सेम ईयर का मतलब 2020 में ही कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे इतना यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं ये फाइंड करूंगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, ये आपको याद रखना है। जनवरी में ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये, ठीक है, बॉन वाला पार्ट है, इसमें कितने होते हैं, 31 होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता है। फरवरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा अब 2020 क्या एक लीप ईयर है, बिल्कुल 2020 क्या है, लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है, तो जब ये 4 से डिवाइड है तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 29 डे हो जाएंगे इसमें। इसके बाद फिर आएगा आपका बॉन वाला पार्ट, फिर से आपका मार्च हो जाएगा, तो मार्च में भी कितने दिन होंगे आपके, 31 डे आपके होंगे आपके। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चल गई है। अब आप समझिए, आप यहाँ से इसमें मैंने
26 को कंसिडर कर लिया है तो मेरे पास कितने दिन बचेंगे, 5 दिन तो मेरे पास बचे हैं जनवरी में। अब मुझे जाना है 16 मार्च तक, तो फरवरी मुझे पूरा चलना पड़ेगा, तो 29 डेज इसमें हो गए हैं। इसके बाद फिर से 1 तारीख आएगी, मुझे जाना कब तक है, 16 तक मुझे जाना है। तो टोटल अगर डेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितने डेज हो जाएंगे यहाँ पे, ये 29 प्लस 21, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 50 आपके डेज, आपके ये टोटल आपके डेज हो जाएंगे आपके ये, ठीक है। 50 डेज मुझे आगे का इसने पूछा है, ये कह रहा है कि 26 मार्च को इतना है, तो 50 दिन बाद क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इसको मैं 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो 7 7 49 होगा, यानी कि जो 49 डेज होगा वो संडे ही होगा, और इसमें फिर प्लस 1 कर दूंगा तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये था कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर की मेरी प्रॉपर वीडियो है, उस वीडियो को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंद गुरु गवर्नमेंट एग्जाम लिखिए यूट्यूब पर, ठीक है। उसमें मेरी कैलेंडर की प्रॉपर वीडियो है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपको कैलेंडर कोई समझा नहीं सकता है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको आप लोग एक बार देखिए, आपको कैलेंडर स्टार्टिंग से समझ आपको आ जाएगा। चलिए, What will be the measurement of the angle made by the hours and minute hands of a clock when the time is 3:15? यानी कि आपसे कह रहे हैं कि 3:15 बजे जो है, देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि क्लॉक होती है, ये भाई 12 बज रहा है मेरा, ये 6 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, और ये हमारा 3 बज रहा है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इसके बाद ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये 10 है, और ये 11 है। ये अब समझिए, इसमें 2 एंड्स होती हैं। इसमें एक तो होता है, इसमें कौन सी हैंड्स होती है, इसमें एक तो होती है आवर्स वाली हैंड्स होती है इसमें, ठीक है। एक आवर्स वाली हैंड्स होती है, एक होती है आपकी मिनट वाली हैंड्स होती है आपकी। तो आवर्स वाली अगर हैंड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक बार इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, चलिए। 3:15 की आपसे कह रहे तो मिनट वाली जो हैंड्स होगी वो आपकी यहाँ पर होगी, मिनट वाली हैंड्स आपकी यहाँ पर होगी। जो आवर वाली आपकी जो हैंड्स होगी वो कम से कम आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जब आपकी मिनट की हैंड्स या आपकी यहाँ से यहाँ पर आएगी तो आवर की हैंड्स भी थोड़ी सी आपकी जो है कि थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। अब ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो इतना आपको चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद रखिए, 60h - 11m/2, ठीक है। एच होता है यहाँ पर आवर्स होता है, और जो एम होता है वो आपका यहाँ पर मिनट होता है, ठीक है। आपको क्या दिया है, 3:15 बजे की आपको पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है कि 3:15 के बीच में 15 मिनट के बीच में कितना जो है एंगल बनेगा, एंगल कितना बनेगा, ये आपसे बेसिकली आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो आवर कितना है, 3 है, तो 60 × 3, ठीक है, -11 × 15 अपॉन कर देंगे कितना 2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 × 3 हो जाएगा, ये माइनस आपका 11 × 15 हो जाएगा अपॉन 2 ये हो जाएगा, ठीक है। 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 15 × 11 करूँगा, 15 × 11 जब मैं करूँगा यहाँ पे तो 15, और ये कितना हो जाएगा 561, 165 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 165 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करूँगा तो इसको मैं तो 8 और 2 2 4 और 0.5, ठीक है। 90 माइनस 8.25 यहाँ से अगर मैं करूँगा तो कितना आंसर मेरा हो जाएगा, यहाँ से करिए आप माइनस यहाँ से 90 82.5, तो यहाँ पर भी 0 मान लीजिए, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो 7.5 आ रहा है। 7.5 को अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा। अगर आपका ये 10 हो रहा है तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ से मैं तो 15 5 75 होता है, और अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यही तो हो जाएगा ना। 7.5 में मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 10 हो जाएगा नीचे यहाँ पे। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो 15 ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 2 आपका ये हो जाएगा। 2 7 जा 14 होता है, तो 1 7 सही 1/2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डिग्री में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाला ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। मरकरी लिखा है यहाँ पे, मरकरी को ऐसा लिखा गया है। इंटेंजल लिखा है, इसको मुझे बताने कि इंटेंजल को क्या लिखा जाएगा। देखिए एम आता है कितने पर, 13 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। ई आता है 5 पर, और जी आता है 7 पर, ठीक है। तो क्या किया है यहाँ पर, एक बार और समझ लीजिए। आर आता है भाई 18 पर, और जो यू आता है 21 में। कुछ नहीं किया है, पहले टर्म में इसने वन को ऐड किया है, ठीक है। दूसरे टर्म में इसने क्या किया है, 2 को ऐड किया है। तीसरे टर्म में इसने क्या किया है, 3 को ऐड किया है। तो यही मुझे यहाँ पर करना है। पहले में आप 1 ऐड कीजिए तो ई के बाद एफ आ जाएगा, ई के बाद
एफ आ जाएगा। एन के बाद कितना आ गया, एन में 2 ऐड करना तो 16 हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या एफ पी कहीं पर है तो एफ पी सभी में है। टी 20 पर आता है, इसमें 3 ऐड करना तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है। ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसके बाद ए में फिर आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ए 1 पर आएगा तो 4 ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है, ठीक है, और यहाँ पर भी ई है। तो अब 50-50 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है। एन में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, एन में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो एन 14 पर आता है, प्लस 5 कर दूंगा मैं तो 19 हो जाएगा। 19 पर यहाँ पर एस आता है, तो एस इसमें भी है और एस इसमें भी है। और सॉल्व करिए आगे। जी में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, जी 7 पर आता है, 6 ऐड कर दूंगा तो 13 हो जाएगा। 13 पर यहाँ पर एम आता है, ठीक है, तो एम इसमें भी है, एम इसमें नहीं, इसमें एन आ गया। देखो यहाँ पर एन आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग वाला है लेकिन समझने वाला है, क्वेश्चन समझने वाला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कोडिंग टू कोडिंग क्वेश्चन है, और कोडिंग टू कोडिंग का आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए, द प्रॉब्लम ऑफ द फिगर समझेंगे। ये मुझे एक स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन दिया है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, वहाँ से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो एक बार इसको समझेंगे। ये कह रहा है सनी, हाउ मैनी सिस्टर्स डज सनी हैव, सनी की कितनी सिस्टर है। 2 कंडीशन आपको दी गई है, स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। क्या स्टेटमेंट है, सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सनी के बारे में। सनी जी देखो, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अकेले क्या है, सन है अपनी पेरेंट्स के। तो इनके पेरेंट्स होंगे, एक तो इनके फादर जी होंगे, एक इनकी मदर जी होंगी, ठीक है, यही तो इनके पेरेंट्स होंगे ना, इनके पेरेंट्स। सनी जी क्या है, अकेले लड़के हैं, बेटे हैं ये। फिर कह रहा है सेकंड में, सनी पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन, और सनी के जो पेरेंट्स हैं इनके 3 चिल्ड्रन है। तो एक तो सनी हो गए हैं, 2 चिल्ड्रन और होंगे, तभी तो 3 चिल्ड्रन होंगे। और पहली कंडीशन में क्लियरली बोल दिया है कि इनके सनी के पेरेंट्स का केवल एक ही बेटा है, वो कौन है, सनी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सनी की सिस्टर हो जाएंगी, यानी कि ये जो पेरेंट्स हैं इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक सनी जो बेटा है और 2 यहाँ पे सिस्टर हो जाएंगी। दैट्स क्लियर है, यहाँ तक क्लियर आपको होना चाहिए। फिर आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी सिस्टर्स डज सनी, तो सनी की कितनी सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं सनी की। क्लियर हो गया यहाँ से। ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, क्या ओनली क्या केवल एक ऑप्शन से आंसर दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, गलत हो जाएगा आपका ये। क्या ओनली 2 स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। स्टेटमेंट एंड 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय लीव हिज हाउस। अब ये आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ साउथ आपको ये याद रखना है, आपको ये, ठीक है, नॉर्थ साउथ आपको ये याद रखना है, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट आपको ये, सॉरी, हाँ ठीक है, ईस्ट आपका यहां पर होगा, वेस्ट आपका यहां पर होगा एंड ईस्ट आपका यहां पर होगा। ये आपको डायरेक्शन आपको याद रखना है आपको, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अब वो लीव हिज हाउस, अपना हाउस वो छोड़ता है। ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। मान लीजिए इसका हाउस ये है यहाँ पे, ठीक है, इसका हाउस जो है वो है यहाँ पर है भाई, इसका हाउस। यहाँ से हाउस ये छोड़ता है और ट्रैवल करता है, यहीं से डायरेक्शन मान लीजिए कि भाई नॉर्थ ये हो गई है, ठीक है, वेस्ट ये हो गया है, ईस्ट ये हो गया है एंड साउथ इसका ये हो गया है, ठीक है। ये आप मान लीजिए, आप यहाँ से 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है साउथ डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से ये ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर, यहाँ से ये ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि इसका हाउस है वो साउथ में जा रहा है, ये 6 किलोमीटर है, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है, अब समझिए, अब साउथ में मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ये साउथ में ऐसे जा रहा है, तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट इसका दैन ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, राइट इसका ये होगा। अगर ये कह रहा है कि लेफ्ट टर्न ले रहा है तो लेफ्ट टर्न ऐसे ले गई है, फिर इसका लेफ्ट ये वाला होगा, ठीक है, नॉर्थ वाला, एंड इसका राइट फिर ये वाला होगा, कौन सा होगा, साउथ वाला, इसका राइट होगा। तो ये आपको याद रखना आपको, ठीक है। 6 किलोमीटर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। देन ट्रैवल 8 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट में। अब इसके बाद देखिए कि बेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, बेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर आने के बाद बेस्ट ये है, तो यहाँ से फिर ये 8 किलोमीटर चलता है और बेस्ट डायरेक्शन में चलता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। बेस्ट एंड फर्दर ट्रैवल 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। इसके बाद फिर ये 9 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से फिर ये 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, ठीक है। यहाँ से आया यहाँ पे साउथ में, फिर वेस्ट में गया, फिर से साउथ में 9 किलोमीटर ये आ चुका है।
हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द हाउस। मान लीजिए इसका हाउस ये था, यही तो उसका हाउस था, यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है, ये सबसे पहली तो बात यही है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाऊं तो नॉर्थ ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ वाला ये हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट ये हो जाएगा और इसका ईस्ट ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन से ये किस डायरेक्शन में है, ये यहाँ से अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन में है। तो वेस्ट साउथ इसमें भी है, वेस्ट साउथ इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। 50-50 आपका हो चुका है। फिर आपसे कह रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस को कवर किया है इसने। मान लीजिए 9 किलोमीटर आपका ये हो गया, 9 किलोमीटर आपका ये भी हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी हो गई है, 15 किलोमीटर हो गई है, 15 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब जो डिस्टेंस 8 ये थी तो वही सेम डिस्टेंस 8 ये वाली भी हो जाएगी, तो ये वाली भी हो जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है हमारा कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, 8 किलोमीटर हो गई है और ये वाली डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो गई है। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² प्लस l² प्लस b²। तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 200, 5 4 9 हो जाएगा, छोटो 6 2 8 और 2 289 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ये था डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पे बात करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक फिगर दिया है, इस फिगर को मुझे समझना है कि फिगर प्रॉब्लम इसमें क्या है। देखिए सेम एक 3 नंबर से यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे फिगर यहाँ बने हुए हैं, 2 फिगर यहाँ पे सेम, 2 फिगर यहाँ पे सेम है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 2 फिगर यहाँ पर हैं, 2 फिगर यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे सेम है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4th इसका बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, इसलिए मिसमैच है, CUT में इसमें क्लेम भी किया था कई सारे बच्चों ने, ठीक है। मैंने भी एक्चुअली पेपर दिया था, क्योंकि मैंने जब पेपर देखा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था ये, ठीक है। देता रहता हूँ, इस बार का भी पेपर दूंगा, इसलिए पेपर दूंगा क्योंकि मुझे समझना होता है कि पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली CUT को देखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्लॉक का आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्लॉक का क्वेश्चन क्या है कि क्लॉक है मिरर इमेज आपको बतानी है कि मिरर इमेज क्वार्टर ऑफ 7 यानी कि 6:45 की आपकी यहाँ से बात हो रही है, क्वार्टर ऑफ 7 की यहाँ पे आपसे बात हो रही है 6:45 पे। और जो मिरर इमेज होती है वो आपकी कितनी होती है, 1160 पर आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो 1160 में अगर मैं यहाँ पे 6:45 माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 15 ये बचेगा एंड आपका 5 आपका ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 6:15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक ये बॉक्स दिया गया है। बॉक्स मतलब कुछ नहीं, एक बॉक्स है, उसको फोल्ड कर दिया गया है। एक सर्कल यहाँ पर है, आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है। अगर इसको मैं ऐसे ओपन करूंगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इसको मैं ऐसे ओपन करूंगा तो एक सर्कल ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी ओपन किया जा रहा है तो एक सर्कल यहाँ पर भी आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ पर भी, एक सर्कल यहाँ पर भी, एक सर्कल यहाँ पर भी। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा, ACCFEIG ये आपसे पूछा गया है पहली चीज। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ACCFEIG और ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फिर क्या, आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट में आपसे ये नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आप बताइए कि ये वाला क्या होगा इसमें। तो मैं अगर यहाँ से काउंट करता हूँ कि 5 8 13 20 31 44 क्वेश्चन मार्क 80, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 5 8 13 20, ठीक है, 31 44 और ये आपको निकालना है। इसके बाद क्या है, 80 है। एक्चुअली ये सीरीज को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। देखिए आप समझिए, ये एक सीरीज है और इस सीरीज को इसने इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को फॉलो कीजिए। आप सीरीज को कैसे फॉलो किया जाएगा, सीरीज को बेटा ऐसे फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि ए की पोजीशन क्या होती है, पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में 1 होती है, सी की 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, एफ की 5 हो जाए, एफ की आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। एफ की फिर इसके बाद क्या है
सी है ना 3 हो जाएगा, आपके पास 6 है यहाँ पे, और ये ई है, ये ई की यहाँ पर 5 पोजीशन हो जाएगी, आई की यहाँ पर कितनी पोजीशन हो जाएगी 9 हो जाएगी, जी की यहाँ पर 7 हो जाएगी, और ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अब आप समझिए यहाँ पर डबल पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, डबल पैटर्न यहाँ पे बेटा कैसे लग रहा है, डबल पैटर्न ये लग रहा है कि ए से 1 से 1 आया है, 3 से 5 आया है, 5 से 7 आया है, यहाँ पर एक छोड़ एक यहाँ पर ऑड पैटर्न का यहाँ पे एक ऑड नंबर के यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर लगाया गया है। तो 7 के बाद यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, लेकिन इस 9 की बात ही नहीं कर रहा है वो, तो यहाँ की बात कर रहा है वो। तो मुझे क्या करना है, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्या 12 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर आएगा। अच्छा 12 जब यहाँ पर आएगा तो 12 पर क्या आता है, 12 पे जे 10 पर आएगा, इसके बाद के और एल आएगा, 12 पर क्या आता है एल आता है, तो एल इसमें है और एल इसमें है, इसमें एल नहीं है, इसमें एल नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 50-50 पे यहाँ पर बात आ गई है। फिर देखिए आप यहाँ पे 5 के बाद 8 + 3 ऐड किया है, यहाँ पर इसमें 5 ऐड किया है, यहाँ पर इसमें 7 ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर इसने 7 ऐड किया है, एंड इसके बाद फिर ये कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, ये 20 के बाद यहाँ पे इसने 11 ऐड किया है, 11 के बाद यहाँ पे 13 ऐड किया है। नेक्स्ट आपको टर्म जो है आपको बताना है। अब देखिए आप 3 एक क्या प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद क्या 17 प्राइम नंबर होगा, और जब 17 को 14 में ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या ये 61 हो जाएगा, 61 किस में है, 61 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज को आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा, 3, 6, 10.5, 17, 26, नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा अगर मैं 3 में यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका 6 हो जाएगा। 6 में मैं कितना ऐड करूँ, 4.5 ऐड करूँ तो इतना हो जाएगा ये। 4 में अगर मैं 6 में अगर 4.5 ऐड करता हूं तो क्या ये 10.5 हो जाएगा, ये बिल्कुल 10.5 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहां से पैटर्न क्या बना है, क्या 3 में 1.5 को ऐड किया गया है, तो क्या 4.5 में भी 1.5 को ऐड किया जाएगा। जब 1.5 को ऐड किया जाएगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है क्या, अच्छा एक बात और समझिए आप, यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा एक सेकेंड के लिए, इसने यहाँ पे 1.5 को ऐड नहीं किया है, 1.5 के बाद क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस यहाँ पे लिया है, जब 2 का डिफरेंस यहाँ पर इसने लिया है तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6.5। ठीक है, और 6.5 को अगर 10 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ फिर 2.5 ऐड किया जाएगा, 2.5 को जब 6.5 में ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 9 हो जाएगा। 9 को जब 17 पर ऐड किया जाएगा तो ये 26 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ पे बेटा ये हो रहा है कि यहाँ पर कितना ऐड किया है, यहाँ पे 3 को ऐड किया जाएगा तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 को जब 26 में ऐड किया जाएगा तो ये 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 38 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। हाँ, हालांकि आज की स्पीड थोड़ा सा तेज है, स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि कुछ बच्चों के लिए इजी होगा, कुछ बच्चे जो नए हैं उनके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। डरने की बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। आज ये पहली क्लास है, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको ऐसे ही आपको सॉल्व आपको सारे कराए जाएंगे आपको। ठीक है, और इनके बेस्ड पर मैं एक प्रॉपर क्लास लेकर भी आऊँगा मैं। ठीक है, प्रॉपर क्लास लेकर भी आऊँगा। इन क्लास 40 स्टूडेंट्स हैं। देखिए एक क्लास है कोई, इस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ये कह रहा है अंजलि's रैंक, अंजलि की जो रैंक है, अंजलि जी जो है, ठीक है, अंजलि जी जो है ये क्या है, रैंक इज थ्राइस ऑफ अनीता। अनीता की ये क्या है, थ्राइस है, ये थ्राइस है अनीता की, 3 गुनी है अनीता की है। तो क्या कंडीशन मेरी ये फॉलो हो गई यहाँ पे, ये अनीता की ये 3 गुनी है, तो ये कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉलो हो चुकी है। फिर ये कह रहा है कि देयर आर 4 स्टूडेंट हु हैव रैंक वर्स देन अंजलि। अंजलि के पीछे 4 स्टूडेंट है लास्ट में। अच्छा बात कर लीजिए अंजलि जी की, यहाँ पे बात करते हो तो अंजलि मान लीजिए यहाँ पर है, अंजलि के पीछे 4 स्टूडेंट है, 1, 2, 3 एंड 4th। ठीक है, तो अंजलि की रैंक, अच्छा यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा वो 40 स्टूडेंट होगा, लास्ट वाले स्टूडेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ कि अंजलि की रैंक जो होगी वो 36th रैंक हो जाएगी। अंजलि की जो रैंक होगी वो 36th अंजलि की रैंक हो जाएगी। अच्छा अगर अंजलि के 36th रैंक यहाँ पर है तो यहाँ पे मैंने फाइंड कर चुका हूँ कि अंजलि की रैंक कितनी है, यहाँ पे 36 है। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अंजलि जी की जो रैंक है वो 36 है, इज इक्वल टू 3
अनीता हो जाएगी, थ्राइस ऑफ अनीता। अब अनीता की मुझे रैंक मुझे पता करना, तो काट दो उसको आप, तो 18 इक्वल टू अनीता हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि अनीता की जो रैंक होगी वो 18th रैंक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। चलिए 6 पीपल है, कौन कौन, देखिए अब इसमें क्या होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है। या तो इसमें एक सर्कल होगा या इसमें एक पैरेलल लाइन होगी, सीट होगी, उस पर कुछ ना कुछ लोग बैठे होंगे, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपका ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आपका ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 6 पीपल्स हैं, E, H, K, M, S एंड U आर सीटेड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, कोई एक सर्कल मान लीजिए, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, एक कोई बड़ा सा सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल है कि है। ठीक है, इसमें क्या है 6 पर्सन इसमें बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है बेटा। एक कंडीशन क्या होती है कि इस सर्कल, मान लीजिए गोल राउंड एक टेबल है, उसकी तरफ अगर आप फेस करके बैठे हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर अगर आप फेस करके बैठे हैं, तब आपका लेफ्ट आपका ये होगा एंड राइट आपका ये होगा। यही तो कंडीशन होगी ना, लेफ्ट आपका ये होगा, राइट आपका ये होगा। लेकिन अगर आप उस टेबल के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, अब अपोजिट मान लीजिए अगर आप अपोजिट यहाँ बैठे हैं, तब राइट देखिए, अब आपका राइट ये होगा एंड लेफ्ट आपका ये होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको हो गया होगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या है, बच्चे जो हैं सिटिंग, ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, पीपल्स यहाँ पे सेंटर की और देख रहे हैं, ये सेंटर की और ये लोग देख रहे हैं। अब जब सेंटर की ओर यहाँ पर देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट ये वाला होगा एंड राइट इसका ये होगा। ये आपको क्लियर आपको होना चाहिए आपको। ठीक है, यू एंड, अब समझिए क्वेश्चन को, यू एंड एच आर इमीडिएट नाइबर्स, यानी कि यू जो एच है वो कहीं ना कहीं अगल बगल पड़ोसी हैं। यू एच जो है भाई पड़ोसी है ये। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, इसको छोड़ते हैं अभी। फिर ये कह रहा है नाइबर ऑफ एम। अच्छा, जो एम के पड़ोसी कौन है, यू एंड एच है। तो मान लीजिए यहाँ पर एम है, मान लीजिए यहाँ पर एम है, तो एम के जो पड़ोसी यहाँ पर जो होंगे वो कौन होंगे, 6 पर्सन है ना, तो 1 पर्सन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पे 6, यहाँ सॉरी 5 यहाँ पे एंड 6 यहाँ पर। इस तरह से अरेंज करिए आप। ठीक है, ये इसके आगे सामने बैठा है, ये इसके सामने है, और ये जो है वो इसके सामने है, ये ठीक है, ये इसके सामने है। इस तरह से 6 पर्सन बैठे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो एम है इसके पड़ोसी कौन कौन है, यू एंड एच है। तो यू यहाँ हो सकता है और एच जो है भाई यहाँ हो सकता है। लेकिन क्या यही कंडीशन बस बन सकती है? नहीं भाई, ये वाली कंडीशन क्यों बन सकती है? एच यहाँ पर भी हो सकता है, एक बार फिर से समझेंगे, एच यहाँ पर भी हो सकता है और यू यहाँ पर भी हो सकता है, बट क्लियर नहीं है। ये कह रहा है कि पड़ोसी हैं ये। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। ई जो है वो एक ही व्यक्ति है जो के और एस के बीच में बैठा है। अब एस यहाँ पर भी हो सकता है और के यहाँ पर भी हो सकता है। चलो समझते हैं यहाँ पे, समझते हैं यहाँ पे। पहले इस लाइन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, के एंड एस हो जाएगा। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। जो एच है वो इमीडिएट है राइट ऑफ एस के राइट में है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि यू यहाँ पर है, सॉरी एच अगर यहाँ पर है तो एच के राइट, एस को अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो एस का राइट तो ये होगा, एस का लेफ्ट ये होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच जो है वो राइट है किसके, एस के राइट में है। अब ये तो भाई फिक्स है यहाँ पे, तो एस को तो यहाँ पे ला नहीं सकते यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अब ये क्लियर हो गया है कि एच बेटा यहीं पर होगा आपका, एच जो होगा आपका यहीं पर होगा और यहाँ पर एस होगा। एस के राइट में कौन है, इमीडिएट एच है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपसे कह रहा था ये कि ई जो है वो एस और के बीच में है, तो ई आपका यहाँ पर होगा और के आपका ये होगा आपका। अब बचा कौन बेटा, यहाँ पे बचा कोई नहीं, सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू आपका ये है, यू के राइट में इमीडिएट कौन होगा यहाँ पे, मैंने बताया था राइट ये है इसका, लेफ्ट ये है इसका, तो राइट में कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए, बिल्कुल अच्छे से इसको आराम से समझिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम्स, भाई ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। ठीक है,
अच्छा हाँ समझिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स नहीं, गलत हो जाएगा ये। यहाँ पर 3 लाइन्स है, ये 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लाइन्स नहीं है, गलत हो जाएगा ये। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो लाइन है ये छोटी है, तो ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, और ये वाली इससे भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे सेम दी गई है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये वाला जो फॉलो कर रहा है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो मंकी इज माउस, यानी कि कोई भी मंकी चूहा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, नो मंकी नो कीबोर्ड इज माउस, कोई कीबोर्ड माउस नहीं है, माउस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई कीबोर्ड माउस नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, मैंने बोला ये एक माउस का सर्कल है कि, ठीक है। कोई कीबोर्ड और कीबोर्ड का अलग सर्कल हो गया, एक ये कीबोर्ड का सर्कल है, ये माउस का सर्कल है। दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नो कीबोर्ड इज माउस, तो कोई माउस कीबोर्ड नहीं है, अलग अलग है भाई। ऑल माउस आर कंप्यूटर, जितने भी माउस है सारे कंप्यूटर हैं, ये जितने भी माउस है सारे क्या है, कंप्यूटर हैं, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, तो ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप हो जाएंगे। बट इन तीनों का कीबोर्ड से कोई संबंध नहीं है, समझना बात को, इन तीनों का कीबोर्ड से कोई संबंध नहीं इसके अकॉर्डिंग। अब स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट तो ये था कि ऑल माउस आर लैपटॉप, क्या सारे माउस लैपटॉप है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई लैपटॉप तो पूरा बड़ा सर्कल है और इस बड़े सर्कल के अंदर में क्या है, माउस है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, तो ऑल जो कंप्यूटर्स हैं कभी भी कीबोर्ड्स नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई जो कंप्यूटर है अलग है, कीबोर्ड अलग है। तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई आपको करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे, कुछ नहीं है। 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4, आइए आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे 24 को आप यहाँ पे डिवाइड में 4 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 8 माइनस 4 हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब ये क्वेश्चन है फंसाने वाली, ये कह रहा है आपसे कि 1/2, 8/11, 7/8, 7/9 और 7/9, 5/6, ये आपसे क्वेश्चन आपसे कहा गया है ऐसे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंस बताओ, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि भाई इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। आप अगर मैं इनके एलसीएम यहाँ पे लूँगा 2, 11, 8, 9 और 6, अगर मैं इनका यहाँ पर एलसीएम लूँगा, अगर मैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये, ठीक है, 11 हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से करेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर से 3 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आएगा। क्या क्या आया, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। 3 3 से 9 और 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आपका ये हो जाएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा, ये 9 8 72 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 7 आया, ठीक है। कैरी यहाँ पे 7 को 9 8 72, 72 7 कितना हो जाएगा, 2779 आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 79 आपका हो जाएगा 792, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका आया है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। एलसीएम मुझे पता चल गया कि एलसीएम कितना है, 792 है, ठीक है। 792 आपका एलसीएम है। अब मैंने क्या किया कि 792 को मैंने यहाँ पे लिखा, 792 को क्या करिए आप कि 1/2, 8/11, 7/8, 7/9 और 5/6, ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए 792 से। मल्टीप्लाई जब 792 से यहाँ पे करूँगा, जब मैं यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइड करिए आप। जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा, एक परफेक्ट मुझे वैल्यू बन जाएगी। सब में जब 2 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रख दीजिए, 11 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसको इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको कुछ नंबर्स आपको पता चल जाएंगे, यानी कि इसका फ्रैक्शन जो होगा वो उसका ब्रेक हो जाएगा। जब फ्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो आपको एक परफेक्ट, आपको एक रियल नंबर, आपको एक नेचुरल नंबर आपको एक मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो उनसे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा।
सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, दो फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन को उठाना आप, ठीक है, उनको आप माइनस कर देना आप, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन लिखना, यहाँ पे भी कोई भी फ्रैक्शन आएगा, ये वाला कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ये वाला स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, और इनको आप माइनस कर देना, आपका आंसर आपका निकल के आपका आ जाएगा। ये है क्वेश्चन का करने का तरीका, और इसको आपको खुद से आपको सॉल्व आपको करना है, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी है। चलिए फिर बात करते बेटा, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का एलसीएम सम कह रहा है यहाँ पे, ये तो कितना हो जाएगा 854 हो जाएगा, 854 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, एलसीएम को मैंने x मान लिया, ठीक है, लैट कर लिया मैंने यहाँ पे, और एचसीएफ को मैंने यहाँ पे बाई मान लिया, और इनका एलसीएम कितना हो गया 854 हो गया। अब आपसे ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इफ द एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, जो एलसीएम है यानी कि x जो है वो 60 टाइम्स ऑफ बाई के यानी कि एचसीएफ के है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर आप समझिए x की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, जब मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 बाई प्लस बाई इज इक्वल टू 854, 61 हो जाएगा आपका, ये 61 बाई हो जाएगा आपका, ये 854 हो जाएगा, और y के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 854 अपॉन 61 हो जाएगा। 61 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, 6 को 24, 4 एकम 4, और 6 को 24, 4 टाइम्स इन 20, आई थिंक 14 टाइम्स ही होगा। देखते हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, 85 4 61 1 टाइम्स आएगा यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 14 आ जाएगा आपका ये। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14 आपकी y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, 14 आपकी y की वैल्यू आपकी 14 आपकी आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, अब आपसे ये कह रहा है, आपसे ये y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, आपसे ये कह रहा है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है ये कि टाइम्स ऑफ एचसीएफ, वन नंबर इज 17, द नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक नंबर अगर आपका 70 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो एक फॉर्मूला एक और होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर जो बाई है वो क्या है, यहाँ पे बाई यहाँ पर क्या एचसीएफ है, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है। एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एलसीएम यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 60 इंटू 14 से, तो 6 को 14 जीरो हो जाएगा, ये 6 4 24 हो जाएगा 24, ठीक है, आप 6 बचेगा, 6 2 8, 840 यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 840 आपका एलसीएम आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, ये दो नंबर है, एक नंबर आपको कितना दिया है 60 दिया है, तो 60 हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड नंबर आप जब फाइंड करेंगे तो इस 60 को आप लाइए कहाँ पर, डिवाइड में, जब इस 60 को मैं यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे लाता हूँ तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा रफ करते हैं, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको करते हैं यहाँ से रफ। चलिए कितना है, 14 इंटू 840 अपॉन 60 इज इक्वल टू बाई, क्योंकि ये सेकंड नंबर आपका, ये सेकंड नंबर है आपका एक्चुअली ये, ठीक है, ये वो आपका फर्स्ट नंबर था, एक्स आपका फर्स्ट नंबर है यहाँ पे। 6 से 0 से डिवाइड करूंगा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 2 से डिवाइड करूंगा 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 7 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच के निकल के आया यहाँ पे, 7 इंटू 28, 7 का जब 28 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से तो 56 होता है, असल 5 यहाँ पर, 7 दूनी 14 और 14 5 19, 196 आंसर निकल के आ रहा है कहीं पे। एक सेकेंड, 7 इंटू 8 28 का अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, 7 इंटू 28, 7 इंटू 28, 8 7 से कितने हो जाएगा यहाँ पे, 56 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 2 जब 14 होता है, 14 प्लस 5 आपका 196, 196 तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 196 तो यहाँ पे नहीं आ गया, 172 आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे 172, यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कहीं, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ये हो गया, 8 टाइम्स आपका ये हो जाएगा 24, ठीक है, 28 24 3 6, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 7 आपका ये हो गया यहाँ पे 840, एक्चुअली ये 200, ठीक है 840 ही है ना यहाँ पे, 840, 60 इंटू 14, 60 इंटू 14, 14 इंटू 60, ठीक है, जब डिवाइड 6 को 24 हो जाएगा, 2 यहाँ पे निकल गया, 6 2 8, 840 तो सही आया यहाँ पे भाई, 840 तो यहाँ पे सही आया यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 60, तो मेरे ख्याल से 196 इसका आंसर आना चाहिए,
196 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार आप लोग और देखें कहीं कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट आप लोग कर लेंगे आप लोग इसको, ठीक है, क्यों मेथड इसका यही है और कोई इसका मेथड नहीं है, मेथड इसका सेम यही लगेगा। अब गलती कहाँ हो रही है एक बार आप चेक कर लेना आप, ठीक है। फिर देख लेता हूँ एक बार 14 यहाँ पर ये बचेगा, 14 के बाद क्या होगा यहाँ पे, 14 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 14 यहाँ पर है 854 है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे 854 है यहाँ पे, 2 नंबर का जो सम था 854 था, हमने कहीं गलती की हमने इसमें 854, ठीक है भाई 854 ये हो गया 854। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई नहीं, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। ये कह रहा है मैंने एलसीएम को आप ऐड कर लीजिए, मैंने यहाँ पर x मान लिया और जो HCF है उसको मैंने यहाँ पे y मान लिया, ठीक है। दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 854 दिया है, यानी कि 854 आपको दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ HCF, ठीक है। एलसीएम मीन्स यहाँ पर क्या x जो है वो 60 टाइम्स ऑफ HCF है ये, यानी कि बाई है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन तो आपकी ये हो गई यहाँ पे 60 टाइम्स ऑफ बाई, 60 टाइम्स ऑफ बाई, ठीक है, यानी कि HCF। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एंड वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर आपका जो है वो 70 है, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है, ये आपको सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझते हैं। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या ये 60 बाई प्लस वाई इज इक्वल टू 854 हो जाएगा, 61 वाई इज इक्वल टू 854 हो जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 854 अपॉन 61 हो जाएगा। 61 को अगर मैं 854 डिवाइड करता हूँ किससे, 61 से डिवाइड करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61 बन जाए 61 4 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 14 निकल के आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बाई की वैल्यू इट मीन्स क्या होगा कि जो HCF है वो आपका 14 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम के लिए आप यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट करा दीजिए। जब मैं यहाँ पे बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कराऊंगा, जब मैं यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट कराऊंगा तो x इज इक्वल टू 60 इंटू कितना हो जाएगा 14, जीरो को यहाँ लिख लीजिए, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 होता है, 6 बन जा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 854 लिखा है ये, x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा मैं 14 प्लस y रखूँगा यहाँ पे मैं प्लस y रखूँ। अच्छा एक्चुअली y की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, कोई बात नहीं, y की वैल्यू रख दीजिए ना, 14 इज इक्वल टू 854, x इज इक्वल टू यहाँ से भी 14 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 840 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 840 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। और आपका जो HCF है वो आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ से मुझे पता चल गई हैं इस प्रोसेस से। अब इसको रफ कर देते हैं एक सेकेंड के लिए। 840 एलसीएम जो है आपका वो 840 है और जो आपका HCF है वो आपका 14 है, ये मुझे पता चला। एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, यानी कि x फर्स्ट नंबर एंड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर आपको दिया है कितना, 60, आपको कितना दिया है 70 दिया है, ओके 70 दिया है, मैंने एक्चुअली 60 मान लिया, ओके समझ में आ गई गलती क्या है। तो 70 आपका ये हो जाएगा, बाई आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। और फिर ये कह रहा है यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे कितना है 840 है एंड यहाँ पे 14 है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 840 इंटू 14 अपॉन 70 जिस जीरो से इसको मैंने कैंसिल किया, 7 से हमारा 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये मिस्टेक थी इसमें और कोई मिस्टेक नहीं थी, ये वाली मिस्टेक इसमें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अब ये बात कर रहा है कि हरीश की द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश 8 टाइम्स ऑफ सम एजेस ऑफ टू हिज सन्स। चलिए इसके जो दो सन्स हैं, 2 सन्स इसके जो हैं, इनको मान लिया मैंने, इनकी एज क्या है x है, और जो हरीश की एज क्या होगी, चलो हरीश की एज मानते हैं, हरीश की जो एज है वो 8 टाइम्स ऑफ अपने सन्स की 8 टाइम्स है वो, चल ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं विल बी 2 टाइम आफ्टर 8 ईयर बाद, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। आफ्टर 8 ईयर बाद यानी कि h प्लस 8 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर बाद आफ्टर 8 ईयर बाद 2 टाइम्स हो जाएगा आपका ये
8 ईयर बाद प्लस 8 इसमें भी कर दो, प्लस 8 इसमें भी कर दो। यहाँ पे एक काम और करेंगे, यहाँ पे 8 इसमें भी, 1 सेकेंड, 8 ईयर बाद, ठीक है। 8 ईयर की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे 8 ईयर बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 ईयर की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दोनों में यहाँ पर क्या होगा कि 8 ईयर दोनों में यहाँ पर बढ़ेगा। जब दोनों में यहाँ पर 8 ईयर यहाँ पे जब दोनों में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8x तो आपका यहाँ पर ये रहेगा, 8x आपका ये रहेगा, ठीक है। और फिर ये क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स किसकी एज हो जाएगी, 2 टाइम्स किसकी एज हो जाएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगी 2 टाइम्स किसकी एज हो जाएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगी इसकी एज की एज हो जाएगी। तो 8x यहाँ पर है, 8x जब यहाँ पर है तो आफ्टर 8 ईयर 8x आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 8x आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें x नहीं रहेगा, इसमें ये वाला क्यों रहेगा, ये तो हो चुका है ना, ये वाला तो ये तो हो चुका है ना। 8 टाइम्स h का कब होगा, 8 ईयर पहले, ये तो हो चुका है ना, ये नहीं होगा इसमें। फिर क्या है यहाँ पे h प्लस 8 इज इक्वल टू 16 प्लस आपका 2x आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 2x आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे ये क्या कहता है, आपसे ये एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है एंड सेकंड आपकी इक्वेशन ये बन गई है। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करने पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करने पर हो जाएगा h प्लस 8 इज इक्वल टू 16 प्लस 2x और h इज इक्वल टू 8x, ठीक है। माइनस करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसको यहाँ पे माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 16 प्लस 2x माइनस 8x, ठीक है। और 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 6x, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। और यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस आपका ये 8 हो जाएगा। जब 6x इज इक्वल टू 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। ये 8 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 जब यहाँ पे 6 हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं पे क्या, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कहीं पे क्या, 8 तो यहाँ पे बचेगा, चलो ठीक है। इसके बाद फिर 8 अब क्या आ रहा है, 2x, अच्छा 8x, ओके ओके। क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा 8 साल तो ये हो चुका था, ठीक है। 16 हो जाएगा ये, 16 ये हो जाएगा 8x, 2 टाइम्स ये हो रहा है तो x प्लस 8 तो आपका रहेगा ये, तो आपका ये 16x आपका ये बन जाएगा, आपका ये 16x आपका ये बन जाएगा। और इस 16x में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हो जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 16 ये रहेगा, 2x प्लस 32 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 8x ये रहेगा आपका, 8 पहले ही से था ये 8 एक्स्ट्रा, और इसमें 8x और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस x हो जाएगा ये, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी खिंच रही है क्लास, और मेरा भी गला पूरा सूख रहा है, मेरा भी बहुत लंबी क्लास ही हो गई है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, कि क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, क्या कहता है, इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए भाई, 300 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। एक स्टूडेंट क्या करता है, कोई स्टूडेंट है वो 225 मार्क्स को लेकर आता है और डिक्लेयर फेल हो जाता है वो 10 मार्क्स से। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 300 इज इक्वल टू 200 फिर 25 प्लस 10%। 300 नंबर उससे पास होने के लिए चाहिए, 225 नंबर वो लेकर आया, वो 10 नंबर से वो फेल हुआ है। अगर इस 10% को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये भी पास हो गया यहाँ पे और ये भी पास यहाँ पर हो गया, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको आप लाइए यहाँ पे, तो ये क्या, ये 75 बचेगा, ये 10% आपका ये रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर x है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 75/10 हो जाएगा, ये 10% हटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल आपका जो पेपर होगा वो पेपर आपका कितने का होगा, आपका पेपर 750 का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें 300 नंबर क्या है, पास होने के लिए आपको 300 नंबर आपको मिनिमम आपको चाहिए। अब बात ये की जाए कि 300 नंबर है वो कितने परसेंट है पास होने का, तो 300 यहाँ लिखेंगे, 750 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 यहाँ पे ये बचेगा, 5 से 15 बार जाएगा, ये 5 से 2 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 3 बार ये कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार ये जाएगा, 60 टाइम्स हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये चला 20 बार ये चला जाएगा, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40% एटलीस्ट आपको पास होने के लिए आपको मार्क्स आपको चाहिए है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप रेशियो वाले क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एक क्लास में क्या है 40 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है यहाँ पे 3 and 2 दिया है, एवरेज रेशियो दिया है यहाँ पे स्कोर, ठीक है। द रेशियो 40 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, एंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई, जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके 40 एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है 40, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो बॉयज़ के द्वारा कितने हैं 42 है यहाँ पे, एंड गर्ल्स के द्वारा कितने हैं 46 है। तो इनको हम क्या करेंगे 3 into 40 करेंगे, एवरेज को कन्वर्ट करने के लिए टोटल में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ये, ठीक है। और 2 into 46 करेंगे यहाँ पे, गर्ल्स, ये गर्ल्स का है और ये बॉयज़ का है, तो कितना हो जाएगा ये 92 आपका ये हो जाएगा, तो ठीक 92 आपका ये हो जाएगा। तो टोटल अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की, अगर मैं यहाँ पे टोटल अगर यहाँ पे स्कोर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 120 आपका ये हो जाएगा, 92 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 9 3 11 हो जाएगा, एक ये 212 आपके जो है टोटल आपके स्कोर आपका ये हुआ है, ठीक है। अब कितने में से ये टोटल स्कोर हुआ है, ये तो ये स्कोर हुआ है आपका टोटल में कितने में से हुआ है 5 में से हुआ है। 5 को अगर 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 चौको 20 होगा, ठीक है। 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे फिर से 5 को 20 होगा, तो कितना आंसर इसका हो सकता है, एक सेकंड फिर से यहाँ देखेंगे। 5 को 20, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 5 2 10 होगा, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे बचेगा, 9 2 11, एक ही होगा, हासिल 1 1 1 2 212, ठीक है 212। 5 से अगर डिवाइड करता हूँ क्योंकि 5 और 2 रेशियो में था, यहाँ पे 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये निकल के आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चंस यही है, इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस खास नहीं है। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार और भी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका, ठीक है। ये कई मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस हो, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। 504 रुपये है यहाँ पे ये, ठीक है। आइटम को सोल्ड किया गया 504 में, अलाउ 20% डिस्काउंट में, ठीक है। कितने परसेंट डिस्काउंट है 20% डिस्काउंट में इसको किया गया है, लेकिन फिर भी इस पर प्रॉफिट लिया है 5% का, इस पर प्रॉफिट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करिए तो इसको बेचा कितने में, एक्चुअली इसने कितने में बेचा है, तो 504 रुपये में बेचा है इसने। पूरा डिस्काउंट कितने दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है, लेकिन 5% का फिर भी इसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसने क्या किया, MRP पे इसने प्रॉफिट इसने जो है दिया है, MRP पे जो है इसने डिस्काउंट दिए इसने दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको भी आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग। नेक्स्ट के इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। ये 3 साल का आपका क्या है अमाउंट है आपका, ये 3 ईयर का आपका अमाउंट है, ठीक है। और 2660 आपका 5 साल का आपका अमाउंट है, ठीक है। 2660 में से आप इसको आप माइनस कर देंगे तो आपको कितने साल का अमाउंट मिल जाएगा, 2 ईयर का आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप 1 ईयर का आप इंटरेस्ट निकाल लेना, जो भी 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, A = P × R × T / 100, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये डायगोनल वाला एक स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, इसकी जो डायगोनल होती है क्या होती है, √2a, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल सेम ही होती हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दो डायगोनल जब दी गई हैं किसी एक स्क्वायर की, 4k + 6 = 7k - 3, ठीक है। अब इस 4k को आप वहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, तो 9 और 3k आपका बचेगा, k = आपका 3 हो जाएगा, k = आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। k = आपका कितना आगे आ चुका है, आपका 3 आपका आ चुका है। अब आप कैसे आप फाइंड करेंगे, आपको एरिया आपको फाइंड आपको करना है, ठीक है। एरिया आपको फाइंड करना है, k की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो मैं k की जब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे 3 4 × 3 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 12 + 18 6 18 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डायगोनल होगा वो 18 होगा। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, 2a = 18, और ये जो है भाई यहाँ चला जाएगा, ये a = 18/√2a, ठीक है, √2। अच्छा, स्क्वायर बराबर होता है a² क्या होता है, एरिया होता है a², स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a² होता है। तो 18/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 18 कितना होता है, 8 के 24 324 हो जाएगा आपका, ये 360
324 हो जाएगा, और अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे तो 2 बन जाए 2, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 162 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, मैथ्स के क्वेश्चन है। अब इनकी प्रॉपर क्लास में लेकर आने वाला हूँ, डेली आप लोग मेरी क्लास में आप लोग जुड़ेंगे आप लोग, और अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रांग आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट आप इनका ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे आपके CUET के, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही, बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, और ऐसे ही प्रॉपर क्लास लेकर आने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस साइट भी लगाऊंगा, ठीक है। तो हमारी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी पॉइंट को, गवर्नमेंट हिंदू गुरु गवर्नमेंट एग्जाम पर जाइए, वहाँ पर मैंने कैलेंडर की वीडियो डाली हुई है रीजनिंग से रिलेटेड, उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। 2024 की करंट अफेयर्स की वीडियोस वहाँ पर है, तो उनको भी आप लोग देखिए। आपकी मैं कह सकता हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, GT का पेपर आपका कहीं नहीं गया। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगा जिसमें आपका क्या होगा कि भाई आपका पेपर बहुत ईजी वे में आपका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।